Now, what are the growing trends of regionalism in India? हम एक चीज देखते हैं कि 1950s और 1960s में there was a mobilization in South India, और शुरुआत जब होती है जब पी श्रीमालू ये हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के दौर में तेलुगु रीजन जो था वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और आज़ादी के बाद भी वो मद्रास का ही लंबे वक्त तक हिस्सा बना रहा, लंबे वक्त इन द सेंस 3 साल तक. पी श्रीमालू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, he sat on a hunger strike and he died. And for what? For this Telugu, separate the Telugu and the Tamil speaking people. Initially Nehru and Sardar Patel, they were not in a mood to do that. और बाद में खैर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, और 1956 में बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज, बॉम्बे को लेटर ऑन बॉम्बे में, गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया जाता है. Then if we see 1970, so 60s, 50s and 60s was mostly dominated by linguistic movement or linguistic mobilization for separate statehood. 1970s में हम देखते हैं tribal insurgency, tribal integration of tribals was a very big challenge. फिर से जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है 1971 में, एंड मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जो है ये व्हाट वी कॉल एज सेवन सिस्टर्स. तो पहले कुछ असम का हिस्सा था, कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट को, जैसे मेघालय वाज अ सब स्टेट, मणिपुर, त्रिपुरा और यूटीज, तो इन सबको जो है इनको फुल स्टेटहुड मिला, दे गॉट देयर रिकॉग्निशन. और इसके मिलने से जिसका डर था वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ. डर ये था कि अगर ऐसा ना हो कि हम देश को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर दें और देश टूट जाए स्टार्टिंग में. और ये डर लाजमी था. क्यों? क्योंकि बंटवारा हो चुका था मुल्क का. तो उनको लगा कि अभी इससे पहले किसी ने धर्म के नाम पे आवाज उठा ली और मुल्क अलग कर लिया, अब कोई रीजन के नाम पे उठा लेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई. दिस reorganization of states on the linguistic grounds led to the increase of efficiency. 1990s में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल जो है इन हिस्सों की भी, इन हिस्सों से डिमांड उठी और 2000 में इनको अलग कर भी दिया गया. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म? सबसे पहली चीज आ गया ज्योग्राफी. नाउ लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, और है ज्योग्राफी का इफेक्ट किस पे है? ज्योग्राफी का इफेक्ट है हमारे बहुत जल्दी, मतलब वो कहते हैं ना 10 कोस पे जो है खाना बदल जाता है और 100 कोस पे भाषा. ये हिंदुस्तान है, तो भाषा बहुत जल्दी जो है बदल जाती है. जैसे आप हिंदी को ही देखोगे तो हिंदी के ही, अगर मैं आपको सिर्फ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को भी आप इंक्लूड कर लें इसमें, तो 4-5 स्टेट्स जो हैं, इन 4-5 स्टेट्स के अंदर ही आप देखोगे तो हिंदी जबान के ही, हिंदी भाषा के ही कुछ 18 या 19 डायलेक्ट्स हैं. लैंग्वेज इज इंग्लिश, हिंदी, आई एम सॉरी, लैंग्वेज इज हिंदी बट द डायलेक्ट्स आर डिफरेंट. तो वो एक बड़ा फैक्टर है, और वो ज्योग्राफी के साथ चेंज हो जाता है. सो दिस इज this is very much popular concept. Language, or rather the geographical factor, is a very important factor of regionalism. Then historical and cultural factors, वो आ गई, देखो हिस्ट्री आ गई. सोसाइटी पे किस पे इम्पैक्ट डाल रही? रीजन क्या है? सोसाइटी है. सो और हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज की बात कर लीजिए, मिथ्स, सिंबोलिज्म, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन. सो जैसे राजस्थान है, राजस्थान हैज inside Rajasthan you will find a sense of regionalism between north and south and east and west because of difference in histories. जैसलमेर is different from जोधपुर, वो conflict चलता रहता है, और मेवाड़ is different. आप साउथ राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहां आपको एक डिफरेंट सेंस मिलेगा. सो एक नाउ दिस स्टेट्स, द स्टेट्स दैट वी हैव मेड इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल बाउंड्रीज. इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो सी दिस इज अ वेरी पावरफुल डायग्राम. आप इसको कहीं पर भी, अगर आपको सोसाइटी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लो ऐसा सवाल आ गया, तो इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आप कुछ ना कुछ, और इसको और ज्यादा एनहांस कर लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड हियर.
ये डायग्राम इतना पावरफुल है कि अगर आपको सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है ना, मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया कि सर समझ ही नहीं आया क्या करें, and you need to attempt that, then remember this, and if you will apply this you can solve that. So economic factors, no doubt, present times जो uneven development है, regionalism में इसका एक बहुत बड़ा factor है कि वो comparison north, if you will see uh, states, some states like Gujarat, Punjab are better, no doubt they are better than states like Odisha, जहाँ Odisha, I'm not saying that it's bad, but economic development का बहुत बड़ा एक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होना भी एक वो है। इसीलिए जब आप मध्य प्रदेश का आप बाइफर्केशन देखते हो, छत्तीसगढ़ क्यों हुआ, छत्तीसगढ़ रीजन वाज रिच इन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बिजली भी वहीं बन रही थी, सीमेंट भी वहीं था, और पावर प्लांट भी वहीं थे, आयरन और रिसोर्सेज दे हैव लॉट्स, कोयला वहीं मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बिकॉज वो एमपी का, मतलब आप कहो कि वो बिकॉज कैपिटल वाज वेरी फार अवे फ्रॉम देयर, सो वो उस उनका रिसोर्सेज तो वहां से कोऑर्डिनेट होता था, लेकिन उस रीजन का डेवलपमेंट रुका हुआ था। तो ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक वजह है। देन हमारी पॉलिटी आ गई, तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, और रीजनलिज्म ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन ये पॉलिटिकल हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप को एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए एक दे दिया, that now you can instigate people on regionalism. Scarcity of resources, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, उसमें रीजनलिज्म, तमिल तेलुगु में झगड़ा हो जाता है। नीचे साउथ की तरफ देखोगे, हम नागा को देखते हैं, अभी हम आगे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का इशू देखेंगे। तो ये फैक्टर्स वो हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म बढ़ता है। रीजनलिज्म में क्या हुआ, अब स्पेशली आप देखोगे रीजनलिज्म में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, जो दो स्टेट्स की बॉर्डर, स्पेशली आप देखोगे महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, या आप तमिल तेलुगु में देख लो, कन्नड़ मलयालम में देख लो, इधर आप बंगाल बिहार में देख लो, बंगाल और आसाम में देख लो, तो जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे जो पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एक तो इसकी वजह से क्या हुआ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो करने लगी, और उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, इतनी सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होने का इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने जब ये बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, सो हमने देखा दैट देयर वाज एन एरा ऑफ कोएलिशन एट सेंटर। अब वो एरा ऑफ कोएलिशन इन सेंटर वाज मोस्टली, देखो कोएलिशन होगा तो वो अनस्टेबल होगा चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। देन योर स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अब वो कावेरी को जैसे लेके हुआ कि कौन ज्यादा पानी लेगा, इसके लिए तमिलनाडु जो है there's a कर्नाटका एंड तमिलनाडु आई थिंक यस लड़ रहे थे, और भी होता है नर्मदा के पानी को लेके जो है एमपी और गुजरात में इश्यूज होते रहते हैं। एमपी से नर्मदा बहती, उन्होंने बोला हम सरदार सरोवर डैम गुजरात चला गया, तो इधर उन्होंने क्या किया, उसी नर्मदा रिवर में एनवीडीए नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई और ढेर सारे डैम्स बना दिए, वो वहां तक उस रेंज में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस, बट हर चीज बुरी नहीं होती, इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिजर्व द रिच डाइवर्सिटी, और इसी अब वो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि 1950s में ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के ग्राउंड्स पे अगर हम स्टेट्स बना देंगे, रीऑर्गेनाइज कर देंगे स्टेट्स को, तो फर्दर पार्टीशन का खतरा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो प्रिजर्वेशन शुरू हो गया, वो प्रमोशन शुरू हो गया, हर स्टेट जो है अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व, और फिर उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मद्रास प्रेसिडेंसी में मान लो अब बड़ी प्रेसिडेंसी थी, या मद्रास जो स्टेट था, या बॉम्बे स्टेट था बड़ा स्टेट था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, तो क्या होता था, जो ज्यादा होते थे उनकी गवर्नमेंट होती थी, फिर वो उनको प्रमोट करते थे। तो ये चीजों से बचते हुए वी कैन गो फॉर दिस। Preserves rich diversity. Naga movement was to preserve. This was an example. Economic development of backward regions. महाराष्ट्र के अंदर भी जो है विदर्भा, जो कहना चाहिए ईस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का, उसको उसके डेवलपमेंट के लिए there is always a separate demand for that.
फेडरल कैरेक्टर को जो है और ज्यादा हमारे मजबूती मिलती है। अब वो मैंने आपको बताया रीजनल पार्टीज हैं, तो इसका नुकसान तो है कि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिल जाता है, जिसकी वजह से कोलिशन पॉलिटिक्स जन्म लेती है। कोलिशन पॉलिटिक्स इज नॉट ओके इन अ डेमोक्रेसी। आपको कहोगे सर पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रीडम है, ठीक है, दैट इज वाई इस कोलिशन पॉलिटिक्स में हमने इसीलिए प्रीपोल अलायंस को जो है ज्यादा तरजीह दी जाने लगी, वेटेज दिया जाने लगा। ओके, देन फेडरल कैरेक्टर कॉन्स, अब अच्छी चीजें हैं तो बुरी भी हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि आपके स्टेट इलेक्शन तक तो इट्स वेरी गुड कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई बार क्या होता है जब वो नेशनल लेवल पे या लोकसभा के इलेक्शंस में आती हैं, तो वहां पे लोग रीजनल इश्यूज को या रीजनल प्रायोरिटीज को ऊपर रख देते हैं, रीजन को प्रायोरिटी दे देते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। ये कई बार, और ये डेंजरस है। ओके, हेट्रेड अमंग रीजन, तो खैर वही अपीजमेंट और पोलराइजेशन, तो वो सिर्फ ये अपीजमेंट और polarization, it is not something which is just related to religion, it's also related to region. Example, बिहारीज वर्कर्स जो नॉर्थ ईस्ट में गए, उनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ, तो और फिर क्या हुआ, उसके रिटेलिएशन में फिर नॉर्थ ईस्ट वाले अगर कहीं होते हैं तो उनके अगेंस्ट रिटेलिएशन होता है। साउथ में कुछ होता है, महाराष्ट्र में कुछ होता है, तो फिर जो उस रीजन के लोग दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो ये एक दिस इज नॉट गुड, इट इम्पैक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। Okay, there are various examples to this. Now, discourage the cultural exchange and often breeds intolerance. अभी महाराष्ट्र का हमने एग्जाम्पल लिया कि ये हुआ। माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन हमने एक प्रॉब्लम देखा था, लेकिन माइग्रेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर लिविंग इन सच अ डाइवर्स कंट्री। हर जगह तो वो अर्निंग एवेन्यूज नहीं हो सकते, माइग्रेशन होगा, और जब माइग्रेशन और अगर ये इस तरीके की एक्टिविटीज होंगी तो वहां क्या होगा, जो हॉस्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, माइग्रेशन जो है वो रुकेगा, लोग नहीं जाएंगे। कई बार इसकी वजह से क्या होता है कि एक इवन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आई हैव सीन पीपल के अच्छा बाहर से हैं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात यहाँ पे लिखी हुई है वो नहीं हो पाता। और या कई बार कंपनीज को कहा जाता है कि अगर हमारे स्टेट में काम करना है, देन यू हैव टू गिव दैट मच % ऑफ जॉब्स टू द लोकल्स, सो वो उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इफेक्ट होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो वो भी उस पर इम्पैक्ट डालता है, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिससे रीजनलिज्म को प्रिजर्व भी करा जाता है, और इस रीजनलिज्म से जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इम्प्रूव भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द आर्टिकल 29 एंड 30 दैट इज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, 5th and 6th शेड्यूल। आर्टिकल 38 की बात करें, शेड्यूल 7 इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वही शेयर्ड पावर और सेल्फ रूल का बैलेंस यहाँ पे हमें मिलेगा। द लैंग्वेजेस विच आर included in 7th schedule, so starting में it was only 14 languages, now there are 22 languages, I think more, and it is expanding. तो इससे क्या होता है, एक जब आइडेंटिटी नेशनल लेवल पे मिलती है तो इट गिव्स वो नेशनलिज्म जो है। देन प्रीएम्बल देखो, वो प्रोविजंस टू डील विथ एक्सेसिव रीजनलिज्म। सो प्रीएम्बल का मैंने आपको अभी भी कहा स्टार्टिंग में, लगा दो, सब जगह लगा दो, ढेर सारा झंडे, नेशनल फ्लैग के अपने एक प्रोटोकॉल है, वो फॉलो अप होना चाहिए, एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड, इट शुड फ्लाई हाई, बट वो ऐसे देखने में मतलब ठीक है, इट्स गुड, वी शुड, एंड एवरीवन इज प्राउड ऑफ द नेशनल। जब नेशनल कह दिया तो वो तो इमोशन एंड लव इज अटैच्ड, लेकिन इंपॉर्टेंट उस क्या कहें हिंदी में, जागरूकता को बढ़ाने की है ना। तो जागरूकता कैसे बढ़ेगी, प्रीएम्बल बड़ा बड़ा लिख के सब जगह लगा देना चाहिए, मॉन्यूमेंटल वे में, कि दिखे लोगों को, जो नहीं जानता है, जो अवेयरनेस नहीं है, जब वो पढ़ेंगे ना भाईचारा, न्याय, हिंदी में अगर लिखा हो, और हर जबान में, सिर्फ हिंदी में नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूशनल जबान में, 22 लैंग्वेजेस में जो है इसको प्रमोट करना चाहिए। देन आर्टिकल 19(2)
अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज टू प्रिजर्व यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो वही आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के अगेंस्ट आप पुश नहीं कर सकते, सो इट इज टू प्रिजर्व दैट. 51(a)(c) टू अपहोल्ड, दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. 356 प्रेसिडेंशियल रूल, 352 आर्म्ड रिबेलियन, ये सब चीजें किस लिए हैं? ताकि जो हमारा एक कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर है, वो बना रहे. यस, रीजनलिज्म इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. अब और इसको अगर ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया तो ये सामने वाले का तो नुकसान कर रहेगा ही रीजनलिज्म, लेकिन ये आपका भी नुकसान करेगा. एंड दिस रीजनलिज्म या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या जो भी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं या जिन चीजों को हम या चाहे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन है, इनको हमें यूज करना चाहिए as a matter of strengthening and promoting that idea of unity and diversity. We should not use it as a mean to spread hatred. So this is what was regionalism and its various aspects, and all these provisions, I think you can quote them. तो ये और important क्या है? Important है ये. आपको कहीं जब भी कोई ऐसे सवाल में आ जाओ जो सोसाइटी से रिलेटेड है, अब और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू रिमेंबर दिस, यू कैन सॉल्व दैट with all your ease. So that is it for today. I'll see you in the next session. एक और सेशन है जीएस सोसाइटी का that I'll take, and वहाँ पे और कुछ ऐसे समाज के पहलू हैं जिन पे चर्चा करेंगे. Till then, have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.